हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर राउंड 4 इसके मॉडल आंसर के लिए हम यहाँ असेंबल हुए हैं। तो सबसे पहले गद्य विभाग पर हम आते हैं। गद्य विभाग में जो पैराग्राफ दिया था उस पर पहली आकलन कृति और इस आकलन कृति का पहला ही प्रश्न था, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ठीक है, प्रवाह तालिका जिस फॉर्मेट में दी गई है, एक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर मॉडल आंसर डिस्कस करने के पहले आपको एक दो बातें मैं बता दूं जो आपकी गलतियां बार बार हो रही है। राउंड 1 से राउंड 4 तक कॉमन मिस्टेक मैं बच्चों के देख रही हूँ, उसे मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझती हूँ, नहीं तो यही गलती आपकी कैरी फॉरवर्ड होती जाएगी और टेस्ट सीरीज में ये गलती ना हो बेटा, और बोर्ड में तो बिल्कुल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कृति जिस फॉर्मेट में दी गई है आपको वैसी ही बनानी है। प्रवाह तालिका में प्रत्येक रेक्टेंगल के बाद आपको एरो दिया हुआ है, तो आपको एरो डालना जरूरी है। एरो से क्या पता चलता है कि हाँ इसके बाद ये हुआ, एक एक हमको समझ में आता है। दूसरी बात, आप लोग कृति चेंज कर देते हैं। कृति यानी कृति का फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में कृति दी गई है उसी फॉर्मेट को बनाकर आपको उत्तर वही लिखना है। मैं आपको दिखा दूं, इसी प्रश्न का यानी गद्य में प्रत्येक गद्यांश में आपको दो आकलन कृति है ना, तो दूसरी आकलन कृति में आश्रम का वातावरण ऐसा होगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन पेपर से आपको दिखा दूं, ये जो दिया था आश्रम का वातावरण ऐसा होगा, इसमें एरो में देखकर ये 3 बॉक्स मैंने दिए थे, तो आपको ये पूरा फॉर्मेट बनाना है। इसके बाद आपको इसी बॉक्स में उत्तर लिखना अपेक्षित है। कृति के बाहर आप उत्तर नहीं लिख सकते। फिर इसीलिए तो हमारे पेपर का नाम ही दिया है ना, कृति पत्रिका। तो जो कृतियां प्रश्न पत्र में है वही कृतियां आपके आंसर शीट में होना चाहिए। ये बात शायद आपको प्रत्येक लैंग्वेज टीचर बताते होंगे, तो ये आपको मस्ट है। दूसरी बात, कृतियां पेन से ही बनाई जाए, जो कि आप लोग अभी भी पेंसिल से बनाते आ रहे हो। हिंदी के पूरे पेपर में आपको कहीं भी पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है। ये बात फास्ट ट्रैक का जब अपन सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे उस समय मैंने कितनी बार आपको बताया, लेकिन पता नहीं आप लोग भूल गए। क्या हो जाता है आंसर लिखते समय, पेंसिल को रखिए ही मत पास में, या अपने दिमाग में तो भी डालकर रखिए कि हमें पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना है। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको लगेगा कि कहीं कहीं हमको पेंसिल की जरूरत पड़ती है, जैसे विज्ञापन लिखते समय। विज्ञापन में कुछ जो विषय दिया है विज्ञापन का, उससे कुछ रिलेटेड कुछ हमको चित्र बनाने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली आपको पेंसिल की मदद से आप वो चित्र अच्छा बना सकते हैं। तो आप उस समय आप पेंसिल इस्तेमाल कीजिए, पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर, क्योंकि पेंसिल से बनाते समय अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें उसको इरेज करने में सुविधा हो जाती है, और फिर हम मनचाही आकृति बना सकते हैं, मनचाहा हम डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आप पहले वैसा बना लीजिए, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मेरे मन मुताबिक चित्र बन चुका है, तब आप उस बने हुए डायग्राम पर पेन से आउटलाइन कर दीजिए पूरा, उसी पेंसिल पर आप पेन चला दीजिए। ठीक है, ये बात अब आप नोटिस कर लीजिए कि अब ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो अब हम सीधा उत्तर पर आ जाते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, कुछ करेक्शंस इसमें करने बाकी रह गए थे। अपना जो टेक्नीशियन है थोड़ा पर्सनल काम से छुट्टी पर है, तो वो शायद हो नहीं पाया है, तो मुझे पढ़ते पढ़ते अगर कहीं करेक्शन लगा तो मैं वही आपको बता दूंगी, तो उसको आप थोड़ा सा वही करेक्ट कर लीजिए। और मेजर करेक्शन वैसे है नहीं, और आप लोग 10th क्लास के हो तो पढ़ते हुए ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, क्या होना चाहिए। ठीक है, तो प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें आश्रम के नियम, तो इस पर हमको 4 उत्तर लिखने थे।
तो जो आप लोगों ने लिखे हैं वो उत्तर भी सही थे, इसी पैराग्राफ के थे, इसलिए मार्क्स मिले हैं। लेकिन जो अपेक्षित उत्तर सही थे वो नियम में ये नियम आने चाहिए थे। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे, ये पहला नियम था। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखा जाए होना चाहिए था। यहाँ रखा शब्द प्रिंट नहीं हुआ है, उसको आप लोग कर लीजिए। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखा जाए। तीसरा, सादगी का वातावरण हो। और चौथा नियम था पढ़ाई आसान हो। ठीक है, इसके बाद पैराग्राफ दिया हुआ था कि दूसरी आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। आश्रम का वातावरण ऐसा होगा। तो इसमें 3 प्रकार की बातें बताई गई थी। इस 3 ही बातें थी, इसलिए कृति के उत्तर में भी 3 ही चीजें थी, 3 विकल्प दिए गए हैं। तो पहला वातावरण में पहला उत्तर ये था कि सामान्य सदाचार युक्त, दूसरा भक्ति भावना से युक्त, और तीसरा सेवा भाव से युक्त। ऐसा वातावरण आश्रम का होना चाहिए, यही अपेक्षित था उत्तर। फिर दूसरी आकलन कृति का दूसरा था कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आश्रम में परेशान महिलाएं डैश अपने खर्चे से रह सके। तो सही उत्तर है इसमें बेखटके, और ये उत्तर सबका सही है। आश्रम में परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्चे से रह सके। ठीक है, इसके बाद शब्द संपदा कृति, विलोम शब्द लिखिए। सामान्य, सामान्य का विरुद्धार्थी शब्द है असामान्य। कुछ बच्चों ने विशिष्ट लिखा है, ठीक है, विशिष्ट भी। फिर स्वावलंबन, स्वावलंबन का परावलंबन। फिर था सदुपयोग, सदुपयोग का विरुद्धार्थी शब्द है दुरुपयोग। और दुरुपयोग की स्पेलिंग एक हाथ बच्चे के ही सही है, बाकी सबकी गलत हुई है। और अब इसके बाद अब जितने भी पेपर होंगे, बिल्कुल टेस्ट सीरीज के लिए स्ट्रिक्टली बता रही हूं मैं, स्पेलिंग मिस्टेक पर मैं मार्क काटूंगी। इतने समय से हम लिखते आ रहे हैं और हमारी स्पेलिंग, दुरुपयोग शब्द नहीं लिख पा रहे आप लोग, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए करेक्शन करते हुए अब आप प्रैक्टिस करेंगे। और टेस्ट सीरीज में मैं स्ट्रिक्टली पेपर चेक करने वाली हूं, ध्यान रखना। चौथा विलोम शब्द था परेशानी। परेशानी का विलोम शब्द होता है आसानी। फिर स्वमत अभिव्यक्ति था। स्वावलंबन पर अपने विचार 8 से 10 वाक्य में लिखिए। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर। व्यक्ति अगर स्वावलंबी होता है, अपने काम खुद करता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता, तो उसके अंदर कितना आत्मविश्वास जागृत होता है। प्रत्येक काम करने की उसकी इच्छा होती है, प्रत्येक काम अच्छे ढंग से कर सकने की उसे प्रेरणा मिलती जाती है और वो करता है, यानी वो श्रम से नहीं घबराता। वो लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता नहीं करता, और अपना काम अपने तरीके से अच्छे ढंग से करते हुए कार्य पूर्णत्व की ओर लेकर जाता है। इसलिए व्यक्ति में स्वावलंबन होना चाहिए। इन बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना था। तो जो आप लोगों ने लिखा है उस पर भी मैंने मार्क्स दिए हैं, लेकिन मेन जो मुद्दे, मतलब सार गर्भित मुद्दे ये होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद दूसरा परिच्छेद, इसमें मैंने कुछ रचना और रचनाकार के नाम दिए थे और उस पर आपको सही उत्तर लिखना था, सही जोड़ी बनाते हुए उत्तर लिखना था। बेटा जब भी आपको सही जोड़ी बनाने के लिए आए, इस प्रकार का प्रश्न है, जानबूझकर मैंने डाला था कि देखो आप लोग क्या करते हो। तो कुछ बच्चों ने क्या किया, जैसा मैंने लिखा रचना नीचे रचनाकार, तो ऐसा ऊपर नीचे करके आप लोगों ने उत्तर लिखे। ये ऐसा नहीं करना। आप लिखेंगे उत्तर और फिर आप उसका बनाएंगे टेबल, जैसा मैंने अभी मॉडल आंसर में बनाया हुआ है। इसी फॉर्मेट में आपको उत्तर लिखना चाहिए, यही अपेक्षित है। बोर्ड भी अगर आपको पेपर प्रश्न देता है तो आप ऐसा ही उत्तर लिखेंगे। तो खंड अ में रचना और खंड ब में रचनाकार, ठीक है। और रचना में पहले तो आप पूरी जितनी रचना दी है, सरस्वती, आनंदमठ, देशी और विलायती, देवी चौधरानी, ये चारों रचना डाल दीजिए। और उसके बाद फिर परिच्छेद से छाट कर लिखिए सरस्वती का कौन है, आनंदमठ कौन,
क्योंकि सारी चीजें पर इसी में से मिल रही है हमको। तो ये चारों उत्तर आपको परिच्छेद में ही मिल रहे हैं। सरस्वती, प्रेमचंद, आनंद मठ, बंकिम चंद्र, देशी और विलायती, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र। ठीक है, तो यही उत्तर है इसमें है, सही उत्तर है। आप लोगों को लगेगा कि प्रेमचंद तो है नहीं यहां पर। आप परिच्छेद ध्यान से पढ़िए। परिच्छेद में आपको तीसरी लाइन में मिलेगा, एक दूसरी लाइन में पढ़ो, घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी ग्रह लक्ष्मी। उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। ठीक है, और प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सम्राट कहे जाते हैं। और ये सरस्वती वगैरह ये रचनाएं तो हम उनकी बिल्कुल 5वीं 6वीं से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ ये रचनाएं इनकी। तो यहाँ पर मेंशन भी है, और आपको केवल ध्यान मतलब पूरा आपके दिमाग में जो स्टोर है उसको बाहर लाना था, और यहाँ पर दिया हुआ है ये शब्द। 10th क्लास के बच्चों से इस प्रकार की कृतियां अपेक्षित ही है। मुझे ये सब बातें लिखने बताने की जरूरत इसलिए लगी मुझे कि कुछ बच्चों ने ये जो 2 मार्क का प्रश्न है इसमें से 1 मार्क ही लिया है, मैक्सिमम बच्चों ने। अगर हमारा एक जोड़ी हमारी अगर गलत होती है तो डेफिनेटली दूसरी जोड़ी भी गलत ही होने वाली है। समझ रहे हो ना बात को? इसलिए मैंने कई बार आपको बताया कि आकलन कृति, इसका प्रत्येक उत्तर आपको दिए गए परिच्छेद में ही मिलेगा। आपको क्या करना है, केवल और केवल ध्यान पूर्वक वो परिच्छेद पढ़ना है। आप लोग बस जल्दी जल्दी परिच्छेद पढ़ लिया और सीधा कृतियां करने के लिए आते हैं, यानी पेपर निपटाना, इस प्रकार की भूमिका रखते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको परिच्छेद तो ध्यान से पढ़ना ही है, इसके तुरंत बाद आपको दूसरा काम करना है कि प्रश्न भी आपको ध्यान से पढ़ना है। जब आप प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको वो प्रश्न समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है, और फिर आप उसका सही उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है बेटा, ये गलतियां आपसे हो रही है इसलिए मैं थोड़ा सा इतना एक्सटेंड करके बता रही हूँ आपको। इसी परिच्छेद पर दूसरा प्रश्न था, दूसरी आकलन कृति थी, एक शब्द में उत्तर लिखिए। नागर जी का पहला मित्र, तो छापे का अक्षर। 1-2 बच्चों ने छापा शब्द लिखा, छापा नहीं है, छापे का अक्षर उनका पहला मित्र था, मेंशन है। नागर जी के घर में पत्रिकाएं मंगवाते थे पितामह। आपने प्रश्न सही नहीं समझा तो कुछ बच्चों ने इसका उत्तर भी गलत लिखा है। कुछ बच्चों ने क्या लिखा है कि सरस्वती और ग्रह लक्ष्मी, ये उत्तर लिखा है। प्रश्न नहीं समझा उनको। अगर प्रश्न ये होता कि नागर जी के घर में कौन सी 2 पत्रिकाएं मंगवाते थे, तब आपको ये उत्तर चाहिए थे। ये पत्रिकाओं के नाम है, पत्रिका यानी मासिक, बुक थी एक। ठीक है, इसके बाद था सत्य असत्य लिखिए। नागर जी ने आरंभ से ही लिखना शुरू किया था, और दूसरा था नागर जी ने आरंभ में उपन्यासों को अधिक पढ़ा, और इन दोनों के ही उत्तर असत्य है। पहला भी असत्य, दूसरा भी असत्य। फिर तीसरी कृति थी हमारी शब्द संपदा कृति। वचन बदलकर लिखिए। कविताएं, कविता, कहानी, कहानियां। फिर लिंग परिवर्तन करके लिखिए। कवि, कवियत्री। स्पेलिंग मिस्टेक हुई है कुछ बच्चों से, कुछ बच्चों ने केवल कवित्री लिखा है, मैंने काट दिया। आधे मार्क का ही प्रश्न है, लेकिन अगर आप स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो मैं मार्क आपको नहीं दूंगी। स्पेलिंग मिस्टेक पर मैंने मार्क काट लिए इसमें। चौधरानी का चौधरी। इसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति। लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। नागर जी के उक्त वाक्य के आधार पर वाचन का महत्व अपने शब्दों में 8 से 10 वाक्य में लिखिए। तो वाचन यानी रीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, रीडिंग क्या, आप अपने आप से चेक करिए, अपने आप पर पहले आप पढ़िए और फिर आपको समझ आएगा कि हाँ वाचन का क्या महत्व है।
हम एक पैराग्राफ सही ढंग से पढ़ पाते हैं क्या? वाचन का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे सामने अक्षर है उसको केवल दर 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 पढ़ना शुरू कर दिया, ये मतलब नहीं होता बेटा। यानी ये मैं कृति का उत्तर नहीं बता रही आपको, मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ जस्ट। अभियुक्ति कृति में वाचन जो है, अभी तो ये कोरोना के कारण थोड़ा हमारा शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो आपको इसका अनुभव आ जाता। बोर्ड ने भी 80 और 20 का जो फॉर्मेट रखा है, इसमें 20 मार्क्स की ओरल ली जाती है और इस ओरल में 4 या 5 मार्क का आपको रीडिंग के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। यही रीडिंग वाचन है, ठीक है। तो वाचन का मतलब ये नहीं होता कि जो अक्षर हमारे सामने है उसको बस फटाफट पढ़ दिया कि हो गया, हमको मार्क्स मिल गए, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक शब्द को उस जो हम उच्चार करते हैं वो उच्चारण किस ढंग से किया जा रहा है, आंखें देखती है, दिमाग उस पर विचार करता है। विचार क्या करता है? केवल अक्षर ही नहीं, विराम चिन्हों के साथ हमें पढ़ते आना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में है तो हमें थोड़ा सा जोर देते हुए पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क में है तो प्रश्नार्थक स्वर में पढ़ना है। दिमाग हमको आदेश देता है कि आंखों ने तो देख लिया, फिर वो बताएगा कि नहीं ऐसा पढ़ना, क्वेश्चन मार्क है इसको ऐसा पढ़ो, तब हमारा शब्द थ्रोइंग वैसा होना चाहिए। और इस हिसाब से जो कभी कभी विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं वैसा हमको आना चाहिए, पढ़ते आना चाहिए नहीं। तो ये सारी चीजें वाचन संस्कृति के अंतर्गत आते हैं और इसी का महत्व बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों से उच्चारण में वाचन करवाने से उनके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है। आत्मविश्वास की कमी होने के कारण विद्यार्थी सही वाचन करने में भी कतराते हैं या आगे पीछे होते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि टीचर क्लास में आती है और बोलती है चलो इसको कौन रीड करेगा। क्लास में 60 बच्चे अगर बैठे हुए हैं, 50 बच्चे अगर बैठे हुए हैं तो कौन पढ़ेगा? अगर यही बात आप छोटे बच्चों से नोटिस कीजिए, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो पढ़ने में अच्छे, तो इन बच्चों की संख्या बहुत रहती है, वो बिल्कुल पूरा हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे 9, 10 में अगर मैंने क्लास ली और मैंने पूछा बेटा कौन इस पैराग्राफ को कौन पढ़ेगा, तो ऊपर उठने वाले हाथों की संख्या, भले क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं लेकिन हाथों की संख्या 8-10 ही रहती, बाकी के बच्चे पढ़ने से कतराते। अब मेरी आदत है जिससे हाथ नहीं उठाए उसी को खड़ा करके पढ़ाती। पढ़ते आना चाहिए। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी अपनी भाषा, ये अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लादी हुई भाषा नहीं है। कम से कम राष्ट्रभाषा का तो सम्मान करो। और कुछ लोग अपने आप को इतना इंग्लिश में एक्सपर्ट समझते हैं कि हिंदी पढ़ते हुए, हिंदी लिखते समय भी या हिंदी पढ़ते समय भी इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करना नहीं भूलते, या इंग्लिश शब्द इस्तेमाल करना अपनी प्रतिष्ठा का विषय समझते हैं। और मेरे विचार से ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए हमेशा। ये सारी परिस्थिति सही हुई तो आपको 20 मार्क के ओरल के लिए आपको अपने अपने स्कूल में बुलाया जाएगा और वहां पर ये जो 4 मार्क का वाचन है, ये वाचन इसी स्ट्रोक के साथ पढ़ते आना चाहिए। इसलिए वाचन का महत्व आप सही ढंग से, अब आपको समझ में आ गया होगा वाचन का क्या महत्व है और उस हिसाब से उत्तर अपेक्षित था, और ये उत्तर प्रत्येक का इंडिविजुअल होना चाहिए। फिर दूसरा विभाग था पद्य। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला जो परिच्छेद पद्यांश दिया था उस पर पहली आकलन कृति में था आकृति पूर्ण कीजिए। 2 आकृतियां दी थी। पहली आकृति में पर्ण विहीन हो गए हैं। कौन कौन पर्ण विहीन हो गए? अर्क, जवास, ये इसके उत्तर थे। दूसरी आकृति दी थी विद्वान इनका त्याग करते हैं। मोह मद, इसमें मोह मद अभिमाना शब्द भी था, तो अभिमाना भी लिखा तो भी चलेगा। ये 3 चीजें थी। इसके बाद पद्यांश दिया हुआ है। फिर शब्द संपदा कृति, शब्दार्थ लिखिए। 2 शब्द दिए थे, इनके अर्थ लिखते थे। दादुर, दादुर यानी मेंढक, और बिटप यानी वृक्ष। फिर एक शब्द मैंने दिया था, इसके अर्थ लिखने थे।
अर्क, अर्क यानी एक वृक्ष, इसे मदार भी कहते हैं। और दूसरा अर्क, सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द अर्क है, यानी सूर्य का भी एक नाम अर्क है। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरी कृति थी भावार्थ कृति। फिर वही बात मैं बोल दूं आपको कि हमें पहले प्रश्न समझना है, फिर उत्तर लिखना है। प्रश्न मैंने दिया, भावार्थ कृति में क्या पूछा गया है कि अंतिम दो पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखिए। तो अंतिम दो पंक्तियां पूछी और बच्चों ने उत्तर लिखा पूरे के पूरे पद्यांश का। तो पूरे पद्यांश का तो अपेक्षित था ही नहीं। अंतिम दो पंक्तियां ये थी कि विविध जंतु संकुल महिभ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जहां तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। ये हमारी दो पंक्तियां थी और इसका सरल भावार्थ ये था कि वनवास काल में वर्षा ऋतु में वन से गुजरते हुए श्री राम अपने, यहां पर आप करेक्शन कर लीजिए, यहां पर अनुक्त शब्द प्रिंट हुआ है, अनुज शब्द लिखिए, अनुज, जर काट दे, प और त जो है उसको हटा दीजिए, अनुज, अनुज यानी छोटा भाई। लक्ष्मण उनके छोटे भाई थे ना, तो उनसे कहते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं सही करेक्शन के साथ, वनवास काल में वर्षा ऋतु में वन से गुजरते हुए श्री राम अपने अनुज से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धरती पर जिस तरह के जीव शोभायमान हैं, इन जीवों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सुराज्य पाकर मानव प्रजा में बाढ़ आ गई है। यहाँ वहां थक कर रुके हुए पथिकों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उत्तम, यहाँ ज्ञात शब्द प्रिंट हुआ है, ज्ञात नहीं है, यहाँ ज्ञान होना चाहिए, तो हटाकर न कर दिए, जैसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर इंद्रियां यहाँ वहां जाना छोड़कर, यहाँ जाना में न में आ की मात्रा प्रिंट नहीं हुई है, जान शब्द हुआ है। जान का मीनिंग अलग होता है, जाना का मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ वहां जाना छोड़कर एक ही जगह अर्थात ईश्वर भक्ति की ओर केंद्रित हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 जगह आपको करेक्शन बताए हैं। पहली लाइन में अनुक्त शब्द काटकर अनुज कर लीजिए। तीसरी लाइन में अंतिम तीसरा शब्द ज्ञात दिया हुआ है, तो वहां ज्ञान कर लीजिए। और सबसे आखिरी लाइन में जान शब्द दिया हुआ है, उस जान को जाना कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद पद्यांश में ही दूसरा पद्यांश दिया था, पद्य विभाग का दूसरी कृति है हमारी, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो प्रश्न था आकलन कृति में तालिका पूर्ण कीजिए। तालिका पूर्ण कीजिए के बाद जो नीचे प्रिंट हुआ है, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन पेपर में आपको मिला है जीवन शैली में, और फिर बहुत बड़ी गैप दे दी गई है और अंतर स्पष्ट, ये पूरा का पूरा एक्चुअली वो टेबल में ले लिया गया है, ऐसा नहीं था। एक्चुअली जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, यही प्रश्न था। और इसके बाद यानी ये जो बॉक्स में लिया गया है, ये पूरा बॉक्स हटा दीजिए, केवल इसी लाइन का, और ये सारे शब्द पास पास ले आइए। तो आपको क्या था प्रश्न हमारा कि जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए, किसका? अब यहां से टेबल बनेगा धनी और दरिद्र वर्ग। ठीक है, धनी के बाद से जो टेबल है वो टेबल सही है। एक कॉलम में धनी, दूसरे कॉलम में दरिद्र वर्ग। ठीक है, तो सही उत्तर इसका था धनी के कॉलम में पहला, धनिकों के जीवन में रात दिन लाभ हैं, उनके मजे रहते हैं, जबकि दीन दरिद्री का जीवन अभाव युक्त होने से कष्टप्रद रहता है। दूसरा इसी में था दूसरा पॉइंट, धनी हलवा पूड़ी दूध मलाई रोज खाते हैं, दीन दरिद्रों को रूखी रोटी भाजी भी नहीं मिल पाती, रूखी सूखी रोटी भी रोज नहीं मिल पाती। ठीक है, इसके बाद पद्यांश दिया हुआ था। फिर शब्द संपदा कृति,
भिन्नार्थी शब्द का स्वतंत्र अर्थ लिखकर उनका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। जिसने प्रश्न सही समझा उसने इस उत्तर पर 2 में से 2 मार्क ले लिए। जिसने प्रश्न नहीं समझा उसने 2 में से 1 मार्क ही लिए। दिन, दीन, ये 2 शब्द थे और इसके आपको अर्थ भी लिखने थे और उसे वाक्य में भी प्रयोग करने थे। तो दिन, पहला जो शब्द दिया दिन, यानी द में छोटी की मात्रा दिन, इसका अर्थ होता है दिवस। और वाक्य आपने जो बनाया वाक्य वो भी सही है। आज मैंने जो दिया है वो ये था कि आज का दिन बहुत ही शुभ है, यानी आपके वाक्य में दिन शब्द आना चाहिए। आपने जो बनाया सही था वो भी। दूसरा था दीन, दीन यानी गरीब। हमें दीन दुखियों की सदैव सहायता करनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें मैंने जो 3 पद दिए थे, यानी जो पद्यांश मैंने पूछा था वो 3 छोटे छोटे पद थे और भावार्थ कृति में मैंने पूछा था कि प्रथम 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए, सरल भावार्थ लिखिए। फिर वही गलती हुई कि 2 पंक्तियों का पूछा जा रहा है और आप पूरे के पूरे दिए गए पद्यांश का लिखते हो, या आपको जितनी कविता मालूम है जो उत्तर रट के आए वैसा ही उत्तर लिख देते हो। वैसा नहीं करना। बस आपके इन 2 लाइनों को आपने कितना अभिव्यक्त किया है वहां पर, उसी पर आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस पर सही उत्तर था प्रथम 2 पंक्तियों का कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि धनवान लोगों का जीवन ऐश्वर्य और वैभव से गुजरता है, इसलिए उन्हें सदैव लाभ ही लाभ मिलता है। दिन रात उनके जीवन में मौज मजा छाई रहती है। वहीं दूसरी ओर दीन दुखियों का जीवन सदैव अभाव से भरा होता है, जिसके कारण ये मानव जीवन जीने की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप शिशिर ऋतु की तरह इनके जीवन में सर्वत्र उदासी अभाव दिखाई देता है। जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। यानी पहले पद्यांश में अमीरी गरीबी का फर्क दिखाया गया है। तीसरा विभाग हमारा पूरक पठन का था। इस पर पहली कृति आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। रिश्ते दिए थे यहाँ पर और इन रिश्तों को आपको उस कॉलम में लिखना था। पति पत्नी, रूपा लाडली, दादी पोती, सास बहू, इन रिश्तों को आपको कंप्लीट करना था। तो लगभग सब ये उत्तर सभी का सही था। पति पत्नी थे बुद्धिराम और रूपा, दादी पोती थी काकी और लाडली, रूपा और लाडली का रिश्ता था माँ बेटी का, और सास बहू ये रिश्ता था काकी और रूपा का। इसके बाद हमारा पैसेज दिया हुआ था और अंतिम कृति इसकी थी स्वमत अभिव्यक्ति। काकी के प्रति माता पिता का दुर्व्यवहार देखकर लाडली की मनोदशा अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। लाडली की मनोदशा लिखती थी बेटा। आप लोगों ने क्या किया, काकी के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है आप लोग वो लिख रहे थे। मनोदशा ने मन के भाव ऊपर ही लिखा ना। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को पकड़कर घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। लाडली की उम्र कितनी थी? 8 साल की थी। 8 साल की बच्ची माता पिता से जब इस माता पिता का व्यवहार बड़ों के प्रति इस प्रकार व्यवहार करता देखेगी तो वो सहम गई। 8 साल की होने के कारण माता पिता का विरोध करना या उनसे विद्रोह करना इतनी उसमें बौद्धिक क्षमता नहीं थी, इसलिए उसका हृदय ऐंठ कर रह गया। वो जानती थी कि मेरे माता पिता काकी के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं ये पूर्णतः गलत है, लेकिन फिर भी वह उसका विद्रोह नहीं कर सकी, उसका विरोध नहीं कर सकी। लेकिन उसे अपने माता पिता के प्रति चिढ़ जरूर आई, गुस्सा जरूर आया। माता पिता होने के कारण वो अपना गुस्सा तो व्यक्त नहीं कर सकती थी, लेकिन काकी के प्रति उसके मन में अपार दया के अपार भाव थे। काकी के प्रति सहृदयता होने के कारण या दया भाव होने के कारण वो काकी को ज्यादा से ज्यादा सुख देना चाहती थी। लाडली जानती थी कि काकी को बहुत जोरदार भूख लगी है। काकी घर में बने हुए सारे के सारे पकवान बहुत ही रुचि से खाना चाहती है, लेकिन मेरे माता पिता
इन पकवानों से लाडली काकी को वंचित रखना चाहते हैं, इसलिए लाडली ने अपने हिस्से की पूड़िया अपने गुड़िया की पिटारी में बंद करके रख ली, क्योंकि वह उन्हें काकी तक पहुंचाना चाहती थी। देखो, नन्ही सी बच्चे, उसके मन के भाव, यहाँ पर हमको ये चीजें परिचय, स्वमत अभिव्यक्ति आपको अपने मन से ही लिखना है, तो ये उसके भाव हमको उजागर करना है। उसका हृदय ऐंठ कर रहेगा, तो क्यों ऐंठा? क्योंकि माता पिता ने ऐसा दुर्व्यवहार किया था। माता पिता भी उसके थे, काकी भी उसकी थी, दोनों ही लाडली से बड़े थे। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये कृति में ऐसे शब्द नहीं लिखना, दोनों ही सभी उससे बड़े थे। तो काकी का बचाव करने के लिए वो माता पिता से विरोध करने का साहस नहीं कर सकी, उनसे झगड़ा नहीं कर सकी, इसलिए वो सारी परिस्थिति देखकर सहम कर रह गई, लेकिन उसका हृदय ऐंठ कर रह गया कि काकी के साथ जो व्यवहार हो रहा है ये गलत है। और इसी जब अक्सर देखो, जब किसी बच्चे को डांट पड़ जाती है तो दूसरा कोई उसे पुचकारता है। ये जो पुचकारने की भावना होती है ना, उससे थोड़ा उसको थोड़ा सा उस वातावरण से दूर लेकर जाते हैं, नहीं तो वो बेचारा दुखी रहता, दिन भर दुखी रहता, जिसको डांट पड़ जाए, मार पड़ जाए। आप लोगों ने अनुभव लिया होगा इस बात का, पता है ना। तो ये मन यानी भावनिक रूप से उसे संरक्षण देना चाहती थी, सीधे शब्दों में हम ये कह सकते हैं। इसके बाद चौथा था हमारा भाषा अध्ययन। तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये तालिका दी थी संधि की, और संधि की तालिका जिस फॉर्मेट में बनी है वैसे ही लिखना है। अंतः चेतना, संधि शब्द था अंतर चेतना, और संधि भेद था विसर्ग संधि। स्वागत, सु प्लस आगत, यह है स्वर संधि। इसमें संधि के उपभेद लिखने की आवश्यकता नहीं है, इतना लिखा तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, रफार कहाँ देना है वो आप लोग की गलती अभी भी हो रही है। अंतर चेतना में च के ऊपर एक ही मात्रा थी और उसी के साथ रफार थी। विसर्ग संधि में ग के ऊपर रफार है, लेकिन फिर भी बच्चों ने कुछ बच्चों ने स के ऊपर रफार दिया हुआ है, कुछ बच्चों ने अंतर चेतना में त के ऊपर रफार देकर वाक्य शब्द लिखा है। इसके बाद दूसरा था भाषा अध्ययन में, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक से कीजिए तथा कारक चिन्ह लिखिए। तो हमारे शहर डैश एक कवि है, तो बिल्कुल वाक्य पढ़ते ही समझ आता है कि मैं वहां पर फिल करना था। ठीक है, तो मैं, अब हमको इसको जैसा मैंने मॉडल आंसर में बना कर दिया है, इसी फॉर्मेट में हमको उत्तर लिखना पड़ेगा। बोर्ड में भी, टेस्ट सीरीज में भी ऐसा ही उत्तर लिखना है। अब आप लोगों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने बनाया तो सही, लेकिन अब आप लोगों ने कारक और कारक चिन्ह में गलती कर दी। कारक लिखकर वहां नीचे आप मैं लिख रहे हो, मैं कारक नहीं है, मैं कारक, में है कारक चिन्ह, और कारक का जो प्रकार है वो है अधिकरण कारक। समझ रहे हो ना? ये जो हमारे 8 कारक है, कर्ता ने, कर्म को, कर्ता, कर्म, अधिकरण समय, ये जितने भी पूरे संबोधन तक कारक है, ये सब हमारे कारक है, और कारक चिन्ह जो यूज होते हैं शब्द वाक्य में। ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन में कहानी दी थी, मुद्दे दिए हुए थे, इन मुद्दों पर कहानी लिखनी थी। तो पूरा मेंशन किया हुआ है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए, उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। तो कुछ बच्चों ने अच्छा लिखा है, उन्हें मार्क्स भी मिले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, कुछ शीर्षक नहीं डालते, या खूब लंबा चौड़ा शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, इन मुद्दों के ऊपर सुटेबल लगे ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद आपको 3 परिच्छेद में कहानी लिखनी चाहिए। पहला परिच्छेद थोड़ा सा मध्यम हो, यानी 6-7 लाइन का हो। दूसरा परिच्छेद बड़ा हो, लगभग 10-12 लाइन का, और तीसरा परिच्छेद 5-1 लाइन का हो। इस प्रकार की आपकी कहानी होनी चाहिए। इसके बाद आपको सीख लिखते हुए
उपरोक्त कहानी से हमें यह सीख मिलती है और फिर आपको कहानी से मिलने वाली सीख लिख देनी है। इसी प्रकार का उत्तर बोर्ड भी अपेक्षित रखता है। तो इन सब बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अगले पेपर आप सॉल्व कीजिए। और अब जल्दी ही हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। आप लोग सीरियसली टेस्ट सीरीज का पेपर सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब टेस्ट सीरीज का पेपर आप बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, कैसा होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा, आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन टेस्ट सीरीज का पेपर बहुत ऑनेस्टली सॉल्व कीजिए, इससे आप अपने आप को चेक कर सकते हो, तभी हम बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। हमारा आज तक का अनुभव ऐसा ही रहा कि जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज में बहुत ईमानदारी से पेपर दिए या बहुत ईमानदारी से पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, पूरे पेपर लिखते हो, तब आपको इसका अपेक्षित परिणाम बोर्ड की मार्कशीट में दिखाई पड़ता है। बस हम वही दिन देखने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। साल भर की पूरी मेहनत उस बोर्ड की मार्कशीट के लिए ही रहती है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर बढ़ता है। टेस्ट सीरीज का पेपर आप जितनी ईमानदारी से लिखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ऊपर बढ़ता जाएगा। आप अपने आप में ये बदल देख सकते हैं, अनुभव कीजिए इस बात को, ठीक है बेटा। तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अब हम अगले इंटरेक्शन में फिर से मिलेंगे।